अ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं दामोदर वैली की रहने वाली हूँ। तो मेरी जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी बोलती थी कि अगर मेरे जन्म के कुछ समय बाद आज जब मैं 8-10 साल की थी तो आप एक सिक्का अगर दामोदर नदी में फेंक देते, तो धूप के परावर्तन से वो चमकती थी, वो चमकता था सिक्का। तो नानी बहुत खुश होती थी और ऐसे खेलती थी नदी के साथ। जब तक मैं बड़ी हुई और मैं नानी घर जाती थी, तो नानी हमको इंस्ट्रक्शन देती थी कि ये जो है ना नदी से बच-बच के चलो। अगर तुम्हारा अंगूठा या तुम्हारा पैर पानी में चला गया ना, तो बहुत तेज़ खुजली होगी। क्योंकि वो जो बोकारो स्टील सिटी है और जो तमाम कोयला जो धनबाद का है, वो उसी पानी में धुलने लगा। तो जब अगर आप उसमें एक पैर भी डाल देते या कोई अगर गलती से आपका सफ़ेद कपड़ा उसमें गिर जाता, तो किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता था। इतना गंदा हो गया। कुछ 50 सालों में ये स्थिति बदली। तो मेरा विषय है कविता में नदी। सॉरी हाँ, साहित्य में नदी। तो कविता या साहित्य मैं थोड़ी 1-2 उपन्यासों का भी ज़िक्र करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग पहले ही बहुत थक चुके हैं और समय भी हमारे पास कम है। तो हम कवि क्या कर सकते हैं? स्थितियाँ बदल रही है, एक नागरिक की तरह हम अपने मतदान के अधिकार से सरकार चुन सकते हैं और प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं, अपनी उस सरकार से अपनी असहमति जता सकते हैं। लेकिन सच में हम कुछ कर सकते हैं, तो हम कविता में न्याय कर सकते हैं, सिर्फ़ पोएटिक जस्टिस दे सकते हैं। तो मैं अपने विषय पर बात करती हूँ। अ, तो जब साहित्य की बात करें या कविता की बात करें, तो नदियाँ उसमें हमेशा एक थीम की तरह आती है। कुछ सिम्बोलिज़्म होता है उसके पीछे। तो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा-थोड़ा करके सबका इंट्रोडक्शन देती चलूँगी और जल्दी बात खत्म करने की कोशिश करती हूँ। तो साहित्य में नदियों का सार्वभौमिक प्रतीकात्मक अर्थ जीवन की यात्रा से उनका एक संबंध है। और भी कई सारे हैं, मैं धीरे-धीरे एक-आध छोटे-छोटे उदाहरण दूँगी। जिस प्रकार एक नदी अपने स्रोत से अपने मुहाने तक बहती है, उसी प्रकार मानव जीवन जन्म से मृत्यु तक बढ़ता है। यह विचार कई साहित्यिक परंपराओं में दिखाई देता है, जहाँ नदियाँ परिवर्तन, विकास और समय के प्रवाह को चिन्हित करती हैं। उदाहरण के लिए हरमन हेस के उपन्यास सिद्धार्थ में नदी ज्ञान, एकता और अस्तित्व की प्रकृति का गहरा प्रतीक बन जाती है। नायक नदी को सुनना सीखता है, जो समय के सभी क्षणों को एक साथ समाहित करती है। यह दर्शाते हुए कि जीवन एक रैखिक नहीं है, बल्कि अनंत है। नदियाँ अक्सर परिवर्तन और रूपांतरण का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। वे निरंतर बहती रहती हैं और कभी एक जैसी नहीं रहती। वे मानवीय अनुभव और परिवर्तनशीलता को दर्शाती हैं। मार्क ट्वेन के उपन्यास एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन में मिसिसिपी नदी केवल एक भौतिक परिवेश नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, पलायन और नैतिक विकास का प्रतीक है। जैसे-जैसे हक और जिम नदी के साथ यात्रा करते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से बदलते हैं और सामाजिक मानदंडों तथा अपने विश्वासों से अपने विरोधाभासों का सामना करते हैं। कई रचनाओं में नदी गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक भी महत्व रखती है। उन्हें अक्सर शुद्धिकरण, पूर्वजन्म या दिव्य उपस्थिति के स्थल के रूप में देखा गया है। नदियाँ स्मृति और इतिहास से वे गहराई से जुड़ी होती हैं। वे सभ्यताओं के उत्थान और पतन की साक्षी रहती हैं और अपने साथ अतीत की कहानियाँ बहाती हैं। लैंगस्टन ह्यूजेस की कविता द निग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर में नील, कांगो और मिसिसिपी जैसी नदियाँ अफ्रीकी और अफ्रीकी अमेरिकी पहचान की गहरी ऐतिहासिक जड़ों और सामूहिक स्मृति का प्रतीक है। यह वक्ता की आत्मा को प्राचीन नदियों से जोड़ती है और संस्कृति और निरंतरता पर बल देती है। कभी-कभी नदियाँ साहित्य में बाधा या सीमा के रूप में भी आती हैं, जो उन चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें यात्रियों को पार करना पड़ता है। महाकाव्य और मिथकों में नदी पार करना एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। यूनानी यूनानी पौराणिक कथाओं में स्ट्राइक्स नदी जीवितों की दुनिया और पाताल लोक के बीच सीमा के रूप में काम करती है, जैसा हमारे यहाँ वैतरणी है। इसके अतिरिक्त नदियाँ प्रकृति के द्वैत स्वरूप का भी प्रतिबिंब करती है। वे जीवन प्रदान करती है और उसके साथ विनाश भी ला सकती है। अरुण कमल की बहुत सुंदर कविता है, जो मैं इस विषय पर आगे आपको सुनाऊँगी। वे जल उपलब्ध कराती हैं, कृषि का समर्थन करती हैं और जीवन को बनाए रखती हैं। फिर कभी वे बाढ़ लाकर जीवन और मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए मंगलेश जी की एक कविता है, जिसमें वो अपने बचपन से जुड़ी नदी की स्मृति का जोड़ा होना दिखाते हैं।
और उस लॉस की बात करते हैं जो मैंने देखा, उन्होंने भी देखा होगा। बचपन की उस नदी में हम अपने हम अपने चेहरे देखते थे हिलते हुए, उसके किनारे थे हमारे घर, हमेशा उफनती, अपने तटों और पत्थरों को प्यार करती। उस नदी से शुरू होते थे दिन, उसकी आवाज़ तमाम खिड़कियों पर सुनाई देती थी, लहरें दरवाज़ों को थपथपाती थी, बुलाती हुई लगातार। हमें याद है हमें याद है यहाँ थी वह नदी, इसी रेत में, जहाँ हमारे चेहरे हिलते थे, यहाँ थी वह नाव इंतज़ार करती हुई। अब वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ़ रात को जब लोग नींद में होते हैं, कभी-कभी एक आवाज़ सुनाई देती है रेत से। इसके विपरीत मंगलेश जी यहाँ एक कविता में अपनी नदी को याद कर रहे थे जो विलुप्त हो गई। इसके विपरीत अरुण कंवल की जो कविता है उसमें नदी दूसरे तरीके से सामने आती है। ये कोसी नदी का ज़िक्र है, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। धीरे-धीरे उतरती है बाढ़, फिर उभरी आ रही है मेढ़े, खुले आ रहे हैं खेत, घर, द्वार, फिर से मसूड़ों में उग रही है दाख की पंक्ति। जब बाढ़ का पानी घट रहा है, ये उसका ज़िक्र है। दह गए थे धान के खेत, घरों में भरा था बाढ़ का पानी, यहाँ से वहाँ तक बस बची थी पान। पता नहीं कौन सी कोख में बचा हुआ जीवन फिर से फेंकता है कंछा, फिर से अपनी ज़मीन पर लौट रहे हैं लोग बाग, लौट रहे हैं पशु पक्षी, लौट रहा है सूर्य, लौट रहा है सारा संसार इस प्रलय के बाद। आध्यात्मिकता और शुद्धिकरण के भी थीम का नदी जो है कविता जो है नदी को उपयोग करती है। कई परंपराओं में नदियाँ शुद्धिकरण, पापों के धुल जाने या आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक होती है। नदी को पार करना एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का संकेत होता है। जैसे हरमन हेस की नॉवेल सिद्धार्थ में सिद्धार्थ का नदी को पार करना। बाधाएं और अवरोध, कभी-कभी कविता में नदियाँ ऐसी बाधा या अवरोध का प्रतिनिधित्व करती है जिससे महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान पार करना होता है। जैसे बाइबल में जॉर्डन नदी के संबंध में नवीकरण और एक प्रॉमिस लैंड का जो होता है कि आपने ये नदी पार की उसके बाद आपको एक प्रॉमिस लैंड मिल गया, तो ये उस तरह से तब भी इशारा करती है। हिंदी कविताओं में ज़्यादातर नदियाँ और स्त्रियों को एक साथ देखा गया है। तो केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता मुझे याद आ रही है, बहुत छोटी-सी है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पाँव घर वापस आया। तो आप देख सकते हैं कि कविता में नदियाँ जीवन, भावनाओं, समय के प्रवाह, आध्यात्मिकता, बाधाएँ, हर किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं या उनको मेटाफोर में लिखा जा रहा है। नदियाँ कभी शांत और सौम्य दिखाई देती हैं और कभी वेगवान और उग्र रूप में भी चित्रित होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपने तरफ की एक प्रथा का ज़िक्र करना चाहूँगी। प्रथा ये कहें या फिर लोकोक्ति है कि हम अपनी बेटियों को कभी भी नदियों का नाम नहीं देते हैं, हमारे तरफ, झारखंड में ख़ास करके। क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम नदियों का नाम देंगे तो उनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चंचलता आ जाएगी, वो कहीं टिक के नहीं रह सकेंगी। इसीलिए बेटियों का नाम नदियों के नाम पर देने पर आपत्ति करते हैं, हमारे यहाँ, मेरी कम्युनिटी में विशेषकर। तो उनको वो धारा से जुड़े हुए नाम देते हैं, जैसे वसुंधरा, इस किस्म के नाम। और अगर नदियों के नाम उनको दें तो बोला जाता है कि उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद बीतेगा। तो पता नहीं आपकी तरफ शायद ये ना होता हो, मेरी तरफ ये होता है। नदियाँ सदैव कवियों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत रही है और हम जानते हैं कि जैसे शायद ग्रीक मैथोलॉजी में स्टिक्स और इंडियन में वैतरणी, वैसे ही इजिप्ट में माना जाता है कि जब आप मर जाते हैं तो आपको एक नदी पार करनी पड़ती है, उसके बिना आप मृत्यु को पार करके आगे मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और मुझे कविताएँ पढ़ने के लिए कहा गया है, तो मैं 4 छोटी कविताएँ पढ़ देती हूँ। तो मुझसे कहा गया कि नदियों के विषय में कविताएँ पढ़ूँ। तो नदियाँ शीर्षक से मैंने 2 छोटी कविताएँ लिखी हैं। पहली है, नदियों की जीभ होती है, लपलपाती, पानी की सतकंडी जीभ। जड़ों की मिट्टी काटकर नदियाँ सघन पेड़ों से बने कुंज के कुंज खा जाती हैं। नदियाँ केवल पालन करने वाली माएँ नहीं होती, विहस्ती मुक्त अंगनाएँ भी होती हैं। नदियों के निज होते हैं। बड़े-बड़े टीले काटकर बहाती नदियाँ अपने रहस्य पर अट्टहास करती हैं।
हाँ साहब, आप नहीं जानते, लेकिन नदियों के नीच होते हैं। दूसरी कविता है, दुःख क्या होता है उस नदी से पूछो, जिसकी बलखाती भव्य समृद्धि और किनारों में न बंधने की जिद को उसके तट पर बनाकर रहने वाले सभ्य लोग पचा नहीं पाए। बांध तोड़कर नदियाँ कभी-कभी उन लोगों को धिक्कारती हैं, जिन्होंने अपने घरों की बसावट के लिए नदियों से उनकी स्वतंत्रता छीन ली। नदियाँ उनसे नफ़रत करती है, जो खुद को सभ्यताओं का वकील समझते हैं। उन्हें साँप और बरदान जैसे मुहावरों से नवाज़ते हैं। नदियों की भव्यताओं से सबसे अधिक वही भय खाते हैं, जो हर मुक्त आत्मा को सभ्यता के लिए हानिकारक बताते हैं। कृतघ्न है वो, जो नदियों की देह पर अपने टुच्चे घरों की कतारें बांधकर अपना फलना-फूलना तय करते हैं। वे दोषी हैं नदियों के, जिनकी भव्य इमारतों की चूलें किसी नदी की एक अदद अंगड़ाई से काँप जाती हैं। एक और छोटी कविता है। ये एकदम नई है, अभी कहीं पब्लिश भी नहीं हुई है। क्या यह कोई अचंभा है? क्या यह कोई अचंभा है कि दुनिया में कहीं कोई भी इंसान जब किसी को दयालुता दिखाता है, तो उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। क्या यह कोई अचंभा है कि दुनिया में कोई भी इंसान जब किसी को दयालुता दिखाता है, तो उसमें मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। जैसे तुम्हें देखते हुए मुझे लगता है, नदियाँ समुद्र की हथेलियाँ हैं, जिनसे वह पर्वतों का माथा सहलाती है।